सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम जीएस के तीसरे महत्वपूर्ण खंड ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। प्रीवियस दो सेक्शंस में हमने इतिहास और पॉलिटी को समाप्त किया और मैंने कहा भी था कि हिस्ट्री इतिहास का बैकबोन है जो अकेले जीएस का 40% से अधिक कवर करता है और उसके बाद ज्योग्राफी का ही स्थान है। पॉलिटी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉलिटी छोटा सा खंड है और पॉलिटी में 6 नंबर पर कमांड करना बहुत ईजी है। अंत के 4 नंबर के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो ज्योग्राफी का नंबर आता है, इससे भी परीक्षा में लगभग 10 नहीं, लगभग 15 प्रश्न आने की संभावना होती है। 15 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। और इतिहास के विषय में आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री वहां बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद प्राचीन भारत महत्वपूर्ण था और उसके बाद क्या था, मेडाइवल इंपॉर्टेंट था। सबसे अधिक क्वेश्चन इतिहास में मॉडर्न से आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैंने कल कहा था कि सभी अभ्यर्थी भारत का मैप परचेज कर लेंगे, एक पॉलिटिकल मैप के साथ बैठना है। कितने लोगों ने ले लिया है वो हाथ खड़े करें एक बार। इसमें मुझे कोई हाथ खड़ा नहीं दिख रहा है अभी। नो हैंड, एक दो हाथ खड़े हुए। अब जिन अभ्यर्थियों ने नहीं लिया उनके लिए यह कक्षा किसी काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक मैप के हिसाब से कमांड नहीं हो जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़कर। स्कोर करने की कला आपके अंदर नहीं आएगी। इसको गांठ बांध के रख लेना है। वह क्लास सिर्फ एक थ्योरी क्लास बनकर रह जाएगा, व्यवहारिकता में उस क्लास का कोई महत्व नहीं होगा। इन बातों से अवगत होते हुए आपने यदि नहीं लिया है तो डेफिनेटली मेरी सलाह रहेगी कि आप आज ही जाके एक बड़ा सा मैप, बिग साइज मैप, जो कम से कम इतना बड़ा साइज का आता है, उस मैप को आप परचेज करें और जब भी क्लास चले तो बगल में मैप को रखें। और जिन स्थितियों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो कि मैप यहां भी होगा लेकिन आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मोबाइल में कितना जूम इन जूम आउट करेंगे, तो एक फिजिकल मैप आपके पास होगा तो वहां आप चीजों को, लोकेशंस को डिफाइन कर पाएंगे, जज कर पाएंगे उनके साथ। मुख्य बातों में आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भूगोल की रणनीति, क्योंकि पहली कक्षा है तो रणनीति महत्वपूर्ण है। हेडिंग होगा भूगोल की रणनीति। भूगोल की रणनीति, यहां से हमारी वार्ता आरंभ होगी और एक एक स्टेप पर जाते हुए सबसे पहले सिलेबस को डिफाइन करेंगे कि पढ़ना क्या है इसमें और किन किन पक्ष पर अधिक जोर नहीं देना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। जब मैं भूगोल की बात करता हूं तो इसमें अभी हम भारत के भूगोल में हैं, फिलहाल हम विश्व का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट में, चूंकि विश्व के भूगोल से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उसका वेटेज बहुत कम है, तो उसके दृष्टिकोण से हम उसको लास्ट में देखते हैं, सबसे अंतिम खंडों में देखते हैं। तो आज की चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो भारत का भूगोल है। और जब मैं भारत के भूगोल की बात करता हूं तो भारत के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक इत्यादि क्षेत्रों की बात करता हूं, भारत के विभाजन की बात करता हूं, भारत की मिट्टियों की बात करता हूं, भारत के अफवाह तंत्र यानी नदियों की बात करता हूं, वन की बात करता हूं। इन तथ्यों में हम भारत के रिगार्डिंग उसके समस्त भौतिक, पर्यावरणीय और अन्य पक्षों को देखने का हम कार्य करते हैं। तो एक बार लिख लेना चाहिए, एक दो लाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे। लिख लीजिए, तीर का चिन्ह देकर भूगोल लिखकर, भूगोल और तीर का चिन्ह, इसमें ना केवल इसमें ना केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसमें ना केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है बल्कि बल्कि भारत के भौगोलिक पक्षों, सामान्य भौगोलिक पक्षों, बल्कि भारत के सामान्य भौगोलिक पक्षों जैसे जैसे
भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। हाँ, किन्हीं का प्रश्न है? इनका प्रश्न है, एक बार कहा जाए दोबारा से। भारत के, एक बार दोबारा उस लाइन को मैं दोहरा दूं, है ना? उठ गया है। दोबारा से लिख लीजिए। भूगोल में न केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बल्कि भारत के सामान्य भौगोलिक पक्ष जैसे, सामान्य भौगोलिक पक्ष जैसे, उसके बाद ये लिखना है, सामान्य भौगोलिक पक्ष जैसे भारत का भौगोलिक परिचय, भौतिक विभाजन, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की नदियां, भारत की नदियां, भारत की नदियां इत्यादि का, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे जाके चैप्टर वाइज लिखवा देंगे, ध्यान रखना है। का अध्ययन किया जाता है एवं विश्व की भूगोल की कड़ी में, एवं विश्व की भूगोल के कड़ी में सातों महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है। सातों महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, 7 महाद्वीप को यदि ठीक से पढ़ लेते हैं, भौगोलिक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसमें कौन सी विशेषता है, महासागरों को भी पढ़ लेते हैं, तो विश्व का तो खत्म हो ही जाता है, और वो लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हमें भारत के भूगोल पर मास्टरी करना है, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन भारत के भूगोल से ही आते हैं परीक्षाओं में। उस खंड को यदि ठीक से आत्मसात कर लिया तो परीक्षा में सफलता की सुनिश्चितता हो जाती है। मैं तो वैसे भी कहता हूं कि यदि कोई वनडे एग्जाम है जहां रीजनिंग और मैथ भी है, तो रीजनिंग और मैथ में कुछ हाथ हाथ खड़े हुए हैं, आवाज जा रही है क्या? एक बार साउंड को जरूर चेक कीजिए, एक बार देखिए तो आवाज क्लियर है। यदि कुछ लोगों का क्लियर है, 1 2 लोगों का भी, तो बाकी लोग रिज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। नेटवर्क इशू होगी, यदि सबका खराब होगा तो सर्वर इशू होगा। सबको आ रही है क्या दिक्कत? माइक ऑन है किसी का? एक बार देख लीजिए, किसी का माइक यदि ऑन हो तो उसको बंद कर ले, तो आवाज की क्वालिटी सही आने लगेगी। मूल बातों पर आते हैं। मैं था विश्व के भूगोल पर और भारत पर। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि रीजनिंग, मैथ, जीएस और भाषा पूछी जाती है, एक बात का सदैव ध्यान रखना होता है कि रीजनिंग और मैथ में आप रेस में आ सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी रीजनिंग मैथ अच्छी होगी, वो व्यक्ति बराबर का टक्कर दे जाएगा। और वो टक्कर कितने का होता है? वो टक्कर होता है 100 परसेंटाइल में से लगभग 95 to 100 के बीच। जैसे 50 क्वेश्चन मैथ का है, तो जिसका भी सिलेक्शन होने वाला होगा वो 45 के ऊपर स्कोर करेगा। रीजनिंग में भी सेम होगा ऐसा। लेकिन भाषा और जीएस भाग्य तय कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, बड़े बड़े धुरंधर अच्छे अच्छे नंबरों से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में यदि एक बार सही कमांड कर लिया तो हल्के फल्के प्रैक्टिस से भी वो मेंटेन रहता है, लेकिन जीएस मेंटेन नहीं रहता है। जीएस के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप 1 महीना जीएस छोड़ देते हैं तो फिर आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी।
इसलिए हमें हमारे लिए भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य बातों पर आ जाते हैं। चर्चा की कड़ी में आपने देखा कि भारत के संदर्भ में हमें किन पक्षों का अध्ययन करना है। एक लाइन नोट में लिख दीजिए, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखिए, प्राचीन काल में टॉलमी ने, टॉलमी का नाम सबने सुना होगा, टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्राचीन काल में टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। इसको ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, पूछता है कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो लोग टॉलमी टिक कर देते। नहीं, टॉलमी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था भूगोल, इंग्लिश में ज्योग्राफी उस किताब का नाम था, विषय का नाम नहीं था। और भूगोल जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके जनक है इरेटोस्थनीज। इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब अगले कड़ी में हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कितने खंडों में इसको बांट कर देख सकते हैं और किन किन खंडों पर अधिक फोकस की आवश्यकता है। पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लिखना है। भूगोल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना दें, एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया, पैन इंडिया, उसमें सिलेबस लगभग 4 भागों में ही डिफाइन है। यदि आप उल्टा कर देखेंगे, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे रैस जो देते हैं, या यूपीपीसीएस का हो, किसी भी सर्वोच्च लेवल की परीक्षा की मैं बात करता हूं, वहां भी 4 खंडों में बांटकर ही इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे जो पहला खंड आएगा, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है भारत का भूगोल, और साथ ही इसमें ऐड करना है पर्यावरण, और प्लस ऐड करना है जनगणना, सेंसस। सेंसस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के भविष्य को तय करता है हर हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से भी, विकास के हिसाब से भी, डेमोग्राफिकल हिसाब से भी। अभी देखिएगा मोदी जी ने लाल किले पर 15 अगस्त में क्या भाषण दिया कि डेमोग्राफी बदल रही है देश में। तो सरकारों का भी ध्यान जनगणना पर निश्चित तौर पर होता है। और इस खंड से यदि मैं अंक की बात करूं, तो 7 से 8 क्वेश्चन नियत हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, फिक्स है यहां से। तो सबसे पहला हमारा हो गया भारत का भूगोल। नंबर 2 पर हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक है। अब इससे कितना क्वेश्चन आएगा? इससे 2 से 3 अंक के नियत क्वेश्चन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 अंक के प्रश्न आते हैं। और इसमें क्या सब पढ़ना है? तो मुख्य रूप से 4 अध्याय की चर्चा यहां की जाती है। इसमें आ जाएगा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और एक और आ जाएगा सौर मंडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला नहीं भी दिख रहा हो तो स्मृति के हिसाब से लिख लेंगे। वैसे मुझे स्क्रीन में दिख रहा है सामने, तो आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। 4 मंडल पर कमांड कर लीजिए, चारों मंडल इंपॉर्टेंट है। और यहां से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, चाहे कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, बीपीएससी के सिलेबस में बिल्कुल डिफाइंड है ये चीज। अब चलते हैं विश्व के भूगोल में, तीसरा खंड। इसमें क्या पढ़ना है? विश्व का भूगोल। तो जैसे कि मैंने कहा
मेरे द्वारा कहा गया कि सातों महादेशों का अध्ययन कर लेंगे तो काम चल जाता है, उसी में सब कंपैक्ट रूप से आ जाता है। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस खंड से। और मैं लिख देता हूं एशिया से ऑस्ट्रेलिया, एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक का अध्ययन इसमें करना है, इस वाले सेक्शन में। इसके बाद एक अंतिम खंड बचता है जिसे हम कहते हैं बिहार का भूगोल, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे भी बिहार एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है, जैसे अभी एईडीओ की भर्ती आई हुई है बिहार में, बीपीएससी ने निकाला है, सिविल सेवा की परीक्षा है, तो इन सभी के दृष्टिकोण से यदि बिहार स्पेशल में आपका कमांड अच्छा है, मैं आगे चलकर 2 सेशन लेने वाला हूं, बड़ा बड़ा सेशन। एक सेशन होगा इतिहास को लेकर बिहार स्पेशल, पूरी क्लास होगी, एक दिन में नहीं खत्म होगा तो 5-7 दिन में खत्म होगा, जैसे टाइम मिलेगा कर लेंगे। आजकल मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं सरकार के, केंद्र सरकार की भारी भारी योजनाओं को लेकर, तो जैसे ही इससे मुक्ति मिलती है 1 आध दिन में, उस पर हम बात करेंगे। तो हिस्ट्री में भी बिहार का इतिहास और भूगोल में भी बिहार का भूगोल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार राज्य के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अन्य राज्य का विद्यार्थी आपको यहां पर बिहार के अंदर टक्कर नहीं दे सकता, उसके लिए इजी नहीं होता है। क्योंकि अपने राज्य में भौगोलिक पकड़ एक सामान्य नागरिक की सबसे अधिक होती है। अन्य राज्य का व्यक्ति कल्पना कर सकता है, याद कर लेगा उसके विषय में, लेकिन उसने कभी उस जमीन पर जाकर देखा नहीं है उस चीज को। तो मैं यहां लिख देता हूं बिहार का भूगोल। इसके अंकों की बात बाद में करेंगे। इच्छा की बात है, कभी कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 10 भी आ जाते हैं यहां से। तो इस 4 कैटेगरी में इसको आप बांट कर लिख दीजिए। आपको 2 मिनट का समय मिलता है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देते हैं। जो भारत का भूगोल है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें मैं यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख देंगे, नीचे जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं। इसमें पढ़ना है भारत का सामान्य भूगोल। एक तो ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है भारत का आर्थिक भूगोल, और तीसरा पढ़ना है भारत का सामाजिक भूगोल। इसको कहीं पर अटैच कर दीजिए, उसी में याद रहेगा। इसके भी 3 उपखंड हैं। भारत का सामान्य भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल और भारत का सामाजिक भूगोल, 3 हिस्से हैं इसके। सामान्य, आर्थिक और सामाजिक।
आज के क्लास में हम बेसिक बेसिक परिचय वाली बातों को लिख लेते हैं। विस्तारित रूप से कल से अध्यायवार पढ़ाई होगा। आज हम सबसे पहले भारत की बात करेंगे। हेडिंग में लिखिए भारत का भौगोलिक परिचय। शॉर्ट में आज समझ लेते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय। हम चलते हैं इस बिंदु पर चर्चा के दौर में। जब हम भारत शब्द की बात करते हैं तो कई बार पूछा भी जाता है कि भारत शब्द का अभ्युदय कहां से हुआ है। तो भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसको ध्यान में रखना है। इतिहास में जब आप वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे तब आप सभी ने देखा कि देयर वर 16 महाजनपद। आपने पढ़ा भी था काशी, कौशल, अंग, मगध, वृचिमल, चेदिवत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो वो पूरा भारतवर्ष है, प्राचीन काल का भारत। इसके कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त भी इसका एक नाम है, ध्यान रखिएगा। तो काल क्रम में भारत के अलग अलग नाम पड़े, उसको यहां देखेंगे। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, इसको भी देखेंगे। और साथ ही यह भी देखेंगे कि अलग अलग देश के लोगों ने इस देश को क्या संज्ञा दी। जैसे यूनान के लोगों ने क्या कहा, इसको भी देखेंगे। यह भी देखने योग्य होगा कि अंग्रेजों ने बाद में आकर क्या कहा। और वर्तमान में आप सभी को ज्ञात है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में 2 ही शब्द हैं राष्ट्र के लिए, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। तीसरा कोई भी संवैधानिक नाम नहीं है। कई बार यह भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा भारत का एक संवैधानिक नाम नहीं है। अब मान लीजिए उसमें हिंदुस्तान दे दिया तो वो संवैधानिक नाम नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए राजा भरत, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है। नीचे लिखिए इंडिया, तीर का चिन्ह। इंडिया, तीर का चिन्ह यूनानियों ने कहा। यूनानियों ने कहा, याद रखना है। कपास को यूनानियों ने सिंडोन कहा था, यह सबको याद होगा। ठीक है। अब लिखिए उसके बाद हिंदुस्तान, तीर का चिन्ह। हिंदुस्तान, तीर का चिन्ह पार्सियन ने कहा। पार्सियन मतलब ईरान के लोग, पर्सियन। ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान कहा। ठीक है। उसके बाद एक और नाम लिखिए, जम्बू, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, तीर का चिन्ह पुराणों में कहा गया है। पुराणों में कहा गया है। पुराणों में कहा गया है। नेक्स्ट लिखिए आर्यावर्त। आर्यावर्त, तीर का चिन्ह आर्यों की भूमि होने के कारण कहा गया है। आर्यों की भूमि होने के कारण कहा गया है। इसका ट्रिक है बिहार। बिहार शब्द में भारत के सभी नाम आ जाते हैं, ध्यान रखना है। बी से भारत आ जाएगा, आई से इंडिया आ जाएगा, एस से हिंदुस्तान आ जाएगा, ए से आर्यावर्त आ जाएगा और आर से रेवाखंड आ जाएगा। तो यदि बिहार शब्द को आप शॉर्ट में याद रखें तो इसमें सभी का संक्षेप नाम आपको मिल सकता है, इसको ध्यान रख लेंगे। वैसे भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा जब संयुक्त प्रांत थे उस समय बिहार ही इस देश की राजधानी रही, क्योंकि जब बंगाल राजधानी थी तो बिहार भी शामिल था, तो बिहार भी उसकी राजधानी थी। अभी एक अच्छी फिल्म आई है, आप सभी को देखना चाहिए, द बंगाल फाइल्स। जो आपने इतिहास पढ़ा है 1940 के बाद, उस इतिहास को यदि रिवीजन करना हो
उसमें बैठ के देख लीजिए, 3 घंटे की फिल्म से आपकी नजर नहीं हटेगी और इतिहास इतना ज्यादा ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप भूला नहीं पाएंगे उसको। जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है मुस्लिम लीग का, कैसे मनाया गया था बंगाल में, गांधी और जिन्ना की पर्सनैलिटी क्या थी उस समय में, क्या विचारधाराएं थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के कार्य करने का तरीका क्या था, अमृत बाजार पत्रिका का उल्लेख भी उसमें किया गया है, मैं अभी देख कर आया हूं। तो ऐसी मूवी जरूर देखा कीजिए जिसका संबंध इतिहास से है। ठीक है। पाकिस्तान विभाजन को लेकर उसमें जो रणनीति है, और जो खास करके जिन्ना की जो देखेंगे, उस जो पॉलिटिकल रणनीति है, उसको उससे बढ़िया कोई नहीं दिखा सकता। गांधी में क्या कमियां थी, वो पहली बार उस फिल्म ने दिखाई है कि गांधी में क्या क्या कमियां थी। इसको जरूर देखिए। द बंगाल फाइल्स, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई है। हाँ, उससे अलग है ये, वो अलग है। बंगाल फाइल्स में मैंने इतना इतना ज्यादा इतिहास पढ़ा है, लेकिन आज तक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाई थी, उसके बारे में इतनी गहराई से कभी नहीं जान पाया जितनी गहराई से कथाएं उस फिल्म में दिखाई गई है। क्योंकि डायरेक्टर ने खुद 17,000 पेज का रिसर्च किया है, जो साधारण बात नहीं है। किसी लेखक के हैसियत की बात नहीं है कि एक जन में 17,000 पेज का रिसर्च करके लिख ले, बड़ी टीम लगी होगी, तो उसको जरूर देखा जाना चाहिए। जब हम भारत के नाम की चर्चा करते हैं, एक बार मैं एक बहुत बड़े सम्मेलन में का हिस्सा था, और वहां देश के वरिष्ठ संस्थाओं के लोग बैठे हुए थे, जहां एक व्यक्ति ने यह तक कह दिया कि हम नहीं मानते हैं कि भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो फिर उनको मैंने जवाब दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये भी नहीं मानते कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य इसी देश के थे। तो इस विचारधारा के भी लोग हैं। मैंने जब साबित करने की बात कही तो वो साबित नहीं कर पाए। मुझे साबित करने के लिए कहा गया तो मैंने साबित कर दिया। रामशरण शर्मा का ही इतिहास देख लीजिए, वहां भी मिल जाएगा, कहीं भी देखेंगे तो मिल जाएगा। आर्यों की संस्कृति आज भी मध्य एशिया से मिलती है, हाइट अलग है, रंग रूप अलग है द्रविड़ों से। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसी देश में एक ऐसा भी वर्ग रहता है जो वर्ग इतिहास को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि सब झूठा है, लेकिन झूठा नहीं है। मैक्स मुलर का सिद्धांत आप सभी को लिखवाए थे, याद है कि नहीं? आर्यों के आगमन के विषय में 5 सिद्धांत लिखवाए थे, या 6 लगभग। उसमें मैक्स मुलर का सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, इसको याद रखना है। अगले पॉइंट में चलते हैं। तो भारत का परिचय मिल गया है। अब लिखिए, भारत के भौगोलिक स्थिति के मुख्य भूमि का वर्णन। भारत के भौगोलिक स्थिति के मुख्य भूमि का वर्णन। मुख्य भूमि का वर्णन। मुख्य भूमि का वर्णन। लिखिए, उत्तर में तीर का चिन्ह, उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कन्याकुमारी, ये भूमि का हिस्सा है। दक्षिण में कन्याकुमारी। पूरब में अरुणाचल प्रदेश। पूरब में अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात अवस्थित है। गुजरात अवस्थित है। एक बार इस मैप को देखा जाना चाहिए। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, लद्दाख है। पॉइंट वाइज याद होना चाहिए। एग्जाम में तो 4 राज्यों का नाम देकर पूछता है कि सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दाएं कौन सा है, सबसे बाएं कौन सा है। तो कमांड एकदम लोकेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसमें ये रहा लद्दाख, ये हिस्सा है लद्दाख का, और ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे नीचे में क्या पड़ता है, यहां पर पड़ता है कन्याकुमारी। ये सॉदर्न पॉइंट है जमीन का, समुद्र का नहीं।
पूरब में अरुणाचल प्रदेश ये बिंदु है, और पश्चिम में गुजरात है, ये बिंदु है। ये भारत के 4 स्थलीय बिंदु हैं। लेकिन नक्शे पर जो भारत दिखता है, वाकई में इसकी जो सीमा हम नापते हैं वो ऐसे नापते हैं, इस तरह से, ऐसे। और इसको लगभग थोड़ा सा टेढ़ा करके नापते हैं, ऐसे, इस प्रकार जाता है ये। ठीक है। तो जब बिंदुओं की बात करेंगे, सीमांकन के बिंदुओं की, जिसमें समुद्र और थल दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो केवल स्थल है, थल और जल दोनों आ जाएगा। तो सबसे उत्तर में होगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण में यहां पर नीचे होगा इंदिरा पॉइंट। सबसे पूरब में क्या होगा, कौन बता सकते हैं? वालांगू, अरुणाचल। और सबसे पश्चिम में क्या होगा? सरक्रीक, गुजरात। आगे लिखवा देंगे ये सब, इसको ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना है इस मैप को। आगे चलते हैं, लिख दीजिए। 4 पॉइंट तो आपने लिख दिया, नोट लिख लीजिए एक। और नोट में क्या लिखना है उसको समझ लीजिए। अक्षांश देशांतर को पहले समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर है, ऊपर से नीचे, और कुछ है पश्चिम से पूरब की ओर, इस तरह से। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ध्यान रखेंगे, जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे की ओर है वो देशांतर रेखा कहलाती है, इसको हर हाल में रट जाइए। और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ऐसे, उसे अक्षांश कहते हैं। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। इसको मुंह जबानी याद रखना पड़ता है। तो नोट नंबर 1 में लिख दीजिए सबसे पहले, पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन। पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन। पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन को लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहा जाता है। ये वाला लाइन अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश कहा जाता है। अब दूसरा लिखिए, नन पैरेलल वर्टिकल लाइन। नन पैरेलल वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे आएगा, नन पैरेलल वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हिंदी में देशांतर कहा जाता है। देशांतर कहा जाता है। देशांतर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, 2 पोल हैं पृथ्वी में। पृथ्वी में 2 पोल हैं। एक बार पोल की भी हम चर्चा करेंगे, ग्लोब ही निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया ग्लोब इसमें इंस्टॉल भी है, खोजना पड़ेगा किसमें कहां पर है।
आ नहीं सकता, आ भी सकता है, तो कोड डालना पड़ेगा शायद इसमें। बैक करके दोबारा देखें कोई ग्लोब मिल जाए, वैसे इसमें भी आपको दिख जाएगा। एक ग्लोब है जो सेव किया हुआ है, उसको निकाल लेंगे दोबारा कल। देखिए ये जो दिख रहा है, सबको आइडिया होगा इसका। ये जो ऊपर दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है, इतना याद रख लीजिए। जो सबसे ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इतना याद रख लीजिए अभी। और जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये तो सबको याद भी होगा पहले से। इसमें जो जानने योग्य बातें हैं, 90 डिग्री साउथ पोल को अंटार्कटिका कहा जाता है, ये पूछता है क्वेश्चन, तो कॉपी में लिख दीजिए 90 डिग्री साउथ पोल, इसको याद करना है। साउथ पोल को अंटार्कटिका कहा जाता है। 90 डिग्री साउथ पोल को अंटार्कटिका कहा जाता है। अंटार्कटिका कहा जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहा जाता है, जहां पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न। जहां पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। रट जाइए इसको क्लास में ही आज। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आगे चलते हैं। साउथ पोल तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री साउथ पोल को अंटार्कटिका कहते हैं। अब अगले पॉइंट में लिखिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पोल को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं जहां भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। ये ऊपर में है हिमाद्री। जहां भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। एकमात्र अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। 4 केंद्र हो गए, हिमाद्री है। अब हम समझ लेते हैं आज इक्वेटर को, जो बेसिक बेसिक बातें हैं, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस चित्र को हमने जूम कर दिया है। ये पृथ्वी का चित्र है। एक तरह से पृथ्वी ऐसी ही दिखती है। इसमें अब देखिए, अभी अभी आपने देखा था कि जो इस तरह से रेखा जाती है वो अक्षांश है। जो ऐसी रेखाएं जा रही हैं वो अक्षांश है। मैं यहां लिख भी देता हूं। जो हॉरिजेंटली जा रही हैं वो अक्षांश है, और जो वर्टिकली जा रही हैं उसको बोलते हैं देशांतर। तो एक रेखा जो आपको ये वाली रेखा दिख रही है, ये लाइन, ये पृथ्वी को 2 बराबर खंड में बांटती है। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इक्वेटर। यदि फिगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। एक पृथ्वी दिखाकर उसको बीच से क्रॉस कर दीजिए ऐसे, और लिख दीजिए भूमध्य रेखा।
0 डिग्री पर होता है, याद रखिएगा। कभी पूछ सकता है भूमध्य रेखा कितने पर होता है? 0 पर होता है, 0 डिग्री। इक्वेटर, इसे हमारा देश कितना छोटा है, ये है हम, ये है भारत। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना है, कौन बताएंगे? विश्व का किसी ने एक सही जवाब भी दिया था। वेरी गुड, 2.4%, लगभग 2.5% के आसपास। और आबादी 11 की जनगणना के बेसिस पर यदि देखा जाए तो दुनिया की 17.5% आबादी हमारे पास है। गरीब होने का सब कारण है हमारे पास कि जमीन मिला है 2.5 हिस्सा, आबादी मिला है 18 हिस्सा। तो कैसे विकास होगा? जितना जमीन मिलना चाहिए उतनी ही आबादी होनी चाहिए, यह न्याय है। लेकिन उस न्याय को मेंटेन रखने में एशिया कभी सफल नहीं रहा। एशिया की स्थिति सब दिन खराब होती हुई चली गई। तो ध्यान में रखना है। देखिए हम इतने छोटे से दिख रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तान तो दिखता भी नहीं है। वो जब जाता है यूएन में तो कैसे परिचय देता है कि भारत के उत्तर और पश्चिम के कोने पर इतने लोकेशन पर हम खड़े हैं। वो ऐसे अपना परिचय देता है। उसके पास तो कोई परिचय देने का भी वो नहीं है। भारत तो कह भी देगा कि हिमालय से सटे हुए हैं, वो क्या कहेगा? इसको आपने बना लिया होगा। लिखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 30,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये एकदम एग्जैक्ट याद रखेंगे, ऐसे ही पूछा जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। आज बेसिक परिचय में है, विस्तार कल से शुरू होगा चैप्टर वाइज। ध्यान रखें कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भूमि का याद रखेंगे, भारत का नहीं, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। एक बात ध्यान रखना है कि जब भूमि पूछा जाएगा तो इसकी बात होती है, और जब पूछा जाएगा संपूर्ण भारत की सीमा का दक्षिणी बिंदु, तब इस बिंदु की बात होती है, इंदिरा पॉइंट की बात होती है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में ऐड कर दीजिए। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? इस बिंदु का एक और नाम है केप कोमोरिन। इसका दूसरा नाम केप कोमोरिन है। इसका दूसरा नाम केप कोमोरिन भी है, पूछा जाता है। केप कोमोरिन भी है। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, कन्याकुमारी एक ऐसे जगह पर है जिसके बाद देखेंगे नीचे इंडियन ओशियन लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, हिंद महासागर लिखा है। महासागरों को बिल्कुल याद रखिए। भारत के दाहिने तरफ बंगाल की खाड़ी है, बाएं तरफ अरब सागर है, और नीचे में हिंद महासागर है। तो कन्याकुमारी के बाद समुद्र ही समुद्र दिखता है। तो इस जगह पर लोग खड़े होते हैं, एक पॉइंट है यहां पर जिसके बाद एकदम समुद्र शुरू है, कोई जमीन नहीं है बहुत दूर तक, श्रीलंका के पहले। तो यहां पर खड़े होकर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। सूर्य ऐसा लगता है कि सागर में जाकर डूब रहा हो और सागर से अभ्युदय अभ्युदित हो रहा हो। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए यह पॉइंट बहुत चर्चा में रहता है, टूरिस्ट प्लेस है, लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि कन्याकुमारी सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण है कि कन्याकुमारी सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है। सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें ऐसे, तो यह दूरी है 3214 किलोमीटर। और यदि हम पूर्व से पश्चिम तक इस डिस्टेंस की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। याद भी होना चाहिए, लिख दीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई 2933 है। 2933 है। ठीक है, डाटा याद रह जाएगा। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखना है। चारों बिंदु को याद रखना है। बिंदु पूछेगा तो उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में वालांगू, पश्चिम में सर क्रीक। स्थल का पूछेगा तो स्थल में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल और गुजरात। तो ये एकदम लोकेशन वाइज, पॉइंट वाइज आपको याद होना चाहिए, जीवाग्र पर होना चाहिए। अब लिखिए अन्य बातें। अन्य बातों में लिखिए, कच्छ का क्षेत्र गुजरात में है, जो दलदली भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का क्षेत्र गुजरात में है, जो दलदली भूमि के लिए प्रसिद्ध है। दलदली भूमि के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट लिखिए, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच है। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक टर्म है इसमें, आगे इसकी चर्चा विस्तार से होगी। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। पहले लिख दीजिए, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सब इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए प्रश्न है बार बार। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नीचे लिखिए, भारत का EEZ 12 नॉटिकल माइल है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल है, कभी नहीं भूलना है। ये क्या होता है ये भी बता देते हैं। 12 नॉटिकल माइल है, समझिए। जैसे जो देश समुद्र के किनारे है, तो जमीन के बाद कितना दूर समुद्र में उसकी भूमि है जहां पर कोई नहीं आ सकता, जहां वो सॉवरेनिटी धारण करता है, संप्रभुता धारण करता है, उस भूमि खंड को EEZ कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भारत हिंद महासागर के पास है तो पूरा हिंद महासागर भारत का ही हो जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर के पास और भी देश हैं, तो हर देश का बंटवारा है।
तो भारत का कितना है वहां पर एरिया? 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल समुद्री दूरी को मापते हैं उसमें। नीचे लिख सकते हैं आप, 1 नॉटिकल माइल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर बराबर 1824 मीटर। 1824 मीटर याद रखना है इसको। और नॉटिकल माइल में भारत के पास 12 नॉटिकल माइल की जमीन है समुद्र के अंदर, जो प्रॉपर भारत का है। ठीक है, अब एक और बिंदु पर चलते हैं। इस भारत के नक्शे में आपको एक विशिष्ट स्थान दिखेगा, जिसकी चर्चा हमने और भी एक बार पॉलिटी में की है। वो जगह है पांडिचेरी। देखिए, पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कहां कहां डॉट बनाया है। डॉट आप सभी को दिख रहा होगा। यह है माहे। भारत के नक्शे में देखेंगे तो केरल में पड़ता है माहे। मैं लिख देता हूं केरल में है। ये एक जिला है। एक है कराईकल, यहां लिखा हुआ है, आप मैप में देखिएगा। कराईकल ये है तमिलनाडु में। और एक है एनम, यह है आंध्रा में। पांडिचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं। जैसे पहला माहे केरल में, माहे केरल में। कराईकल तमिलनाडु में, एकदम कोने पर है नीचे। कराईकल तमिलनाडु और एनम आंध्र प्रदेश, इसको याद रखना है। अब चूंकि आजकल बंगाल चर्चा में है, एक द्वीप है, ध्यान रखना है, तो मैंने जूम कर दिया है। न्यू मोरे द्वीप, यह कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। लिख दीजिए न्यू मोरे द्वीप या न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप पश्चिम बंगाल में है, यहां पर है। न्यू मोरे द्वीप पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यह था आज के पहले क्लास का ज्योग्राफी का बेसिक परिचय। अब लिखिए भाग 2, चैप्टर 2, भारत का भौगोलिक परिचय। अगले कक्षा में एक एक टॉपिक को यहां से विस्तार से देखेंगे। हर एक टॉपिक की अपनी भूमिका है। टेस्ट सीरीज उसी तरह से ऑनलाइन चलता रहेगा, अभी प्रैक्टिस सेट के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल हम इस खंड को देखेंगे और एक एक बिंदु को यहां पर विस्तार के साथ देखा जाएगा। आप सभी मैप के साथ कल प्रेजेंट हो जाएं। अब आपको मैप की महत्ता दिख रही होगी कि मैप में लोकेशंस की क्या वैल्यू है। आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। जब हम कर्क रेखा पढ़ेंगे, जब देशांतर में 82.5 डिग्री को पढ़ेंगे जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जब हम इस तरह के और भी बिंदुओं को देखेंगे, स्थल अवरुद्ध राज्य को पढ़ेंगे, राज्यों की सीमा को पढ़ेंगे, तो वहां हमें मैप की अति आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज ही जाकर आप मैप की व्यवस्था करें और कल मैप के साथ आ जाएं। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।